ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार को एनसीपी विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। वो आज शाम 5 बजे महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ लेंगी और ये फैसला दक्षिण मुंबई के विधान भवन परिसर में हुई एक अहम बैठक में लिया गया। इस दौरान वरिष्ठ नेता दिलीप वालसे पाटिल ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा और इसका समर्थन छगन भुजबल ने भी किया। पूर्व डिप्टी सीएम अजीत पवार के अचानक निधन के 3 दिन बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी आ पड़ी है। शाम 5 बजे होने वाले इस समारोह के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और कैबिनेट के अन्य मंत्रियों के वहां मौजूद रहने की उम्मीद है। हालांकि पवार परिवार के अन्य सदस्य जैसे सुप्रिया सुले या शरद पवार के वहां जाने की संभावना कम दिख रही है। शरद पवार ने साफ कहा है कि उनकी पार्टी अलग है और सुनेत्रा की पार्टी अलग, इसलिए उनसे कोई भी राय नहीं ली गई। अब सबकी नजरें इस बात पर है कि सुनेत्रा पवार कैबिनेट से अपनी भूमिका कैसे निभाती है। तो महाराष्ट्र के लिए आज का दिन खास रहने वाला है। विधायक दल की बैठक में सुनेत्रा पवार को विधायक दल की नेता चुन लिया गया और इसके बाद आज शाम 5 बजे उनका शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। लेकिन इससे पहले ही एनसीपी शरद पवार गुट और अजित पवार गुट के बीच कुछ अनबन की खबरें भी सामने आ रही है। हालांकि ये साफ तो नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि शरद पवार जो है इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हो सकते हैं, ना ही सुप्रिया सुले होंगी। हालांकि ये कितनी सच्चाई है इस बात में नहीं है, ये अभी तो साफ नहीं हो पाएगी। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान ही ये तस्वीरें धीरे धीरे साफ होगी। लेकिन जो हादसा हुआ था, अजीत पवार का जिस तरह से निधन हुआ, उसके बाद अचानक ये फैसला महाराष्ट्र के लिए एक अलग नजरिया पेश करता है और खासकर जनता भी इसे किस तरह से स्वीकार करती है, यह भी देखने वाली बात होगी। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ एनसीपी शरद पवार गुट के गुलाम नबी फारूकी जुड़ चले हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। गुलाम नबी फारूकी जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? सर जी प्रिया जी, आपकी आवाज। हाँ सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। सर, अब सुनेत्रा पवार को जो है विधायक दल का नेता चुन लिया गया है और जैसे कि अटकलें आ रही है, ये मैं अटकलें ही कहूंगी कि शरद पवार जो है शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होंगे। ये अटकल जो है, क्या आप इसे क्लियर कर पाएंगे कि ऐसी जो बातें निकलकर सामने आ रही है इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये जो समारोह हो रहा है वो कहीं ना कहीं दिल्ली के इशारे पे हो रहे हैं और कुछ नेता ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि दोनों राष्ट्रवादी, अजीत दादा पवार साहब की इच्छा थी कि 12 तारीख को सार्वजनिक रूप से ये ऐलान हो कि दोनों राष्ट्रवादी एक साथ हो गई, परिवार एक हो गया। लेकिन कुछ नेता ऐसे हैं जिनके मन में खोट है और वो ऐसा चाहते नहीं, क्योंकि उनका अपना सेल्फ कुछ बेनिफिट है और उसकी वजह से वो पार्टी को दांव पे लगा रहे, जनता की जो भावना है उनके साथ खिलवाड़ कर रहे। अभी तक दादा की चिता सही तरीके से ठंडी नहीं हुई है। अभी भी हमारे मन में है कि दादा हमारे पास है और ये लोगों को राजकारण करने के लिए, सत्ता भोगने के लिए ये सब ड्रामा चला जा रहा है। मैं इतना बोलना चाहूंगा, देखिए सभी लोग स्वतंत्र हैं और वो अगर पार्टी का डिसीजन लेते हैं, डिसीजन ले रहे हैं, तो उससे पता चलता है कि राष्ट्रवादी को चलाने वाले ये लोग हैं। अब ये कहाँ से इशारा आ रहा है और कौन चला रहा है, ये पूरी महाराष्ट्र की जनता जानती है। लेकिन आपके जो बातें सामने आई, आपने जिस तरह से बातें रखी, कहीं ना कहीं इन बातों में एक और चीज जो है वो जनता जानना चाहेगी कि क्या अजीत पवार की मौत को लेकर जो शरद पवार गुट है वो एक अलग नजरिए से देख रहा है क्या? देखिए, कोई भी एक्सीडेंट हो, हाँ, कोई भी एक्सीडेंट होगा तो ये उसकी जांच होना चाहिए। ये तो हमारे देश की महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे। नॉर्मल कोई एक्सीडेंट होगा तो उसकी भी जांच होती है ना, जो नॉर्मल विषय है कि क्या गड़बड़ी थी, जनता जानना चाहती है, कैसे हुआ, ये सब जानना चाहती है। लेकिन हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये सबको दबाने के लिए आनन फानन में ये डिसीजन लेकर और लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके और मुद्दे को भटकाने की कोशिश है।
यानी जांच होनी चाहिए सर, ये आप कह रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि शायद पार्टी की तरफ से भी यही बातें जो है वो सामने आएंगी। हम मान सकते हैं इस बातों को कि कहीं ना कहीं उनकी मौत जो है उसकी जांच की जो आप मांग कर रहे हैं, एक साजिश भी आप कह सक रहे हैं। प्रिया जी, हाँ। प्रिया जी, आप अपने वर्ड मेरे मुंह में मत डालिए। मैं ये नहीं कहना सर, मैं चाहता हूँ, इसीलिए आपसे क्लियर होना चाहती हूँ ना, मैं अपने वर्ड आपको नहीं देना चाह रही हूँ, मैं इसीलिए आप जब बात कर रहे हैं तो मैं चाह रही हूँ कि ये जो है सारी चीजें क्लियर हो। जी बहुत क्लियर मैं ये बोलता हूँ, किसी भी इंसान की एक नॉर्मल हॉस्पिटल पहुंचता है 2 घंटे में मौत हो जाती है, तो उसके लिए भी पोस्टमार्टम होता है, जांच होती है। और ये हमारे महाराष्ट्र के दादा उप मुख्यमंत्री थे, और ये बहुत बड़ा हादसा है कि फ्लाइट में आग लग जाती है, कुछ ब्लास्ट की आवाजें आती है, तो पूरी जनता ये जानना चाहती है कि उसके अंदर ऐसा क्या हुआ था, किस वजह से हमने दादा को खोया है। और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हमारे बीच नहीं रहे, तो हम सब जानना चाहेंगे कि क्या हुआ था। हमने किसी पे इल्जाम नहीं लगाया है, लेकिन जांच तो हर चीज की होना चाहिए ना। तो आपको जांच पर भरोसा है कि जांच जो होगी वो बिल्कुल सही होगी? देखिए, अभी तो कुछ टाइम के साथ में आप देखते हो कि डिसीजन में बहुत सारे उलटफेर होते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं संविधान को मानने वाले लोग हैं, और हमें उम्मीद है कि महाराष्ट्र की जनता की भावनाओं को आदर करते हुए निष्पक्ष जांच हो, और जो सच्चाई है वो जनता के सामने आए कि किसकी क्या अकाउंटेबिलिटी थी, किसने क्या गलत किया, वो जनता ही भी जानना चाहती है, हम सब जानना चाहते हैं। प्रिया जी, आप भी जानना चाहती हो कि सच्चाई क्या है। बिल्कुल, चलिए ठीक है, एक और सवाल ले लेते हैं। सुनेत्रा जी के सीएम बनने से आप इसे किस नजरिए से देख रहे हैं, या शरद पवार गुट जो है ये इसे किस नजरिए से देख रहा है? देखिए, मैं तो इतना ही बोल सकता हूँ कि ताई को बहुत बहुत अभिनंदन हो, लेकिन जब कोई भी डिसीजन लिया जाता था, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार साहब के पांव छूकर जाते थे, भले ही कुछ मनमुटाव रहा हो, लेकिन हर वक्त दादा बड़े साहब को शामिल किया करते थे। और आज कहीं ना कहीं तो इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी गई, तो इसका मतलब है कि कुछ लोग अपने फायदे के लिए इसको टर्न करके और अपना फायदा उल्लू सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, जिस तरह से अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बने, जनता का भरपूर प्यार उन्हें मिला, और वो जिस तरह से डिसीजन लेते थे, अब सुनेत्रा पवार के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ चली है, एक चैलेंज भी होगा, और ये क्या लगता है कि इस चैलेंज पर वो खरा उतर पाएंगी? देखिए, जब तक कोई एक्टिविटी नहीं हो और लोगों तक चीजें नहीं आए, अभी हम कैसे बोल सकते? ये तो मैं उनकी कैपेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब जनता के सामने डिसीजन आएंगे, या क्या होता है, या सिर्फ रबर स्टैम्प बना के रख दिया जाएगा, कोई और ऑपरेट करेगा, ये सब चीजें कुछ दिनों में सबके सामने आएगी, तो हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए। चलिए ठीक है, वेट एंड वॉच तो है ही, लेकिन सर आपने पहले सवाल का मेरे जवाब नहीं दिया। जनता भी ये जानना चाह रही है, शपथ ग्रहण समारोह में शरद पवार गुट एनसीपी की कितनी भूमिका रहेगी, और क्या शरद पवार जी या सुप्रिया सुले जी ये शामिल होंगे या नहीं होने वाले हैं? आप बताइए कि हम तो ये मानते हैं कि बिना बुलाए तो हम भगवान के यहाँ भी नहीं जाएंगे। भगवान भी बुलावा भेजता है, अपने यमराज को भेजते हैं लाने के लिए। तो जब हमें न्योता ही नहीं मिला, हमें हमारे साथ कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ, तो जाने ना जाने की बात आई नहीं है। हो सकता है अभी 1 घंटा बाकी है, कुछ ऐसा हो, तो अभी तो कुछ कहना क्लियर नहीं है, क्योंकि जब इंफॉर्मेशन दी ही नहीं गई है तो जाने का तो सवाल ही नहीं उठता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गुलाम फारूकी जी आपका। तो देखिए, अभी हमारे साथ एनसीपी शरद पवार गुट के गुलाम नबी फारूकी जी जुड़े थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से सुनेत्रा पवार जी के हाथों पर यह कमान सौंप दी गई, उनके कंधों पर यह जिम्मेदारी दी गई, यानी कोई डिस्कशन नहीं हुआ, और इसके साथ ही उन्होंने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। साफ तौर पर तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी बातों में ही ऐसा जिक्र हुआ कि अब सोचना पड़ेगा कि क्या
सचमुच ये जो दावा किया जा रहा था कि अजीत पवार गुट और शरद पवार गुट यानी एनसीपी जो है वो एक होने वाली थी, और क्या अब इस मौत को लेकर भी कई खुलासा होना बाकी है? ये तमाम तरह के सवाल है। और इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि सुनेत्रा पवार हो सकता है कि रिमोट कंट्रोल हो, यानी वो सिर्फ ऑपरेट करेंगी, असली कंट्रोल तो किसी और के पास होगा। खैर, अभी देखना होगा कि ये महाराष्ट्र की राजनीति कहां मोड़ लेती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज किसान कल्याण साल 2026 की पहलों को प्रभावी और केंद्रित तरीके से लागू करने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में राज्य के सभी कमिश्नरों और कलेक्टरों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ा गया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान किसानों की भलाई और राज्य में कृषि के विकास पर जोर देते हुए कहा कि योजनाओं का लाभ सही समय पर और सही तरीके से किसानों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि हर जिले में योजनाओं की निगरानी सख्ती से की जाए और अब किसी भी तरह की देरी या असंगति ना हो। किसान कल्याण साल 2026 के तहत राज्य सरकार की कई नई और पुरानी योजनाओं को एक साथ लागू करने की योजना है और इससे किसानों को आर्थिक, तकनीकी और सामाजिक लाभ मिल सकता है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का राज्य की पावन धरा पर हार्दिक अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने उन्हें राज्य में आने पर स्वागत किया और उनके योगदान को सराहा। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति का मार्गदर्शन और नेतृत्व अधिकारी और जनता के लिए प्रेरणादायक रहेगा। मुख्यमंत्री का यह संदेश हरियाणा में नागरिकों और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए उत्साहवर्धक माना जा रहा है। हैदराबाद के कोटी इलाके में दिन दहाड़े फायरिंग और लूट की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। जानकारी के अनुसार कपड़ा व्यापारी रशीद सुबह करीबन 7 बजे एसबीआई बैंक के पास स्थित एटीएम में 6 लाख रुपए जमा करने जा रहे थे। इसी दौरान बाइक पर सवार 2 बदमाश वहां पहुंचे और व्यापारी पर पिस्तौल से फायरिंग कर दी। गोली व्यापारी के पैर में लगी और इससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद बदमाश रुपए से भरा बैग लेकर मौके से फरार हो गए। घायल व्यापारी को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों के अनुसार उनकी हालत अब खतरे से बाहर है। घटना की सूचना मिलते ही सुल्तान बाजार पुलिस मौके पर पहुंची। मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने 2 खाली कारतूस भी बरामद किए और हमलावरों की तलाश के लिए विशेष टीमें गठित कर दी गई। साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी खंगाली जा रही है। आगरा जसैल मार्ग पर खंदौली थाना क्षेत्र में हुए भीषण सड़क हादसे ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। तेज रफ्तार कंटेनर ने 2 ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी और इससे मौके पर ही 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद गुस्साई भीड़ ने कंटेनर चालक को पकड़कर पीटा, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति संभालते हुए ड्राइवर को भीड़ से बचाया। प्रारंभिक जानकारी में कंटेनर चालक के नशे में होने की बात सामने आ रही है। इधर घटना की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे का संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचाकर राहत और बचाव कार्य भी तेजी से लाने के निर्देश दिए। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और घायलों का इलाज जारी है। ये जलेसर रोड पे आज 2 ऑटो का एक ट्रक से एक्सीडेंट हुआ। ओवरब्रेक करते समय ट्रक से टकरा गया। इसमें 7 लोग घायल, उनको एसएम मेडिकल कॉलेज में भेज दिया गया। कुछ और जो घायल थे उनको पड़ोस में ही हॉस्पिटल है हमारी आर्मी में तत्काल रिस्पॉन्ड करते हुए हॉस्पिटल भेज दी। अभी वहाँ से रिपोर्ट आती है, उसके बाद आगे मैं जान कर रहा हूँ। अभी वहाँ पर कुछ लोग भेजे गए जो भेजे गए सीरियस हालत में है। अभी एग्जैक्ट पता नहीं चला, पता चलते ही आप लोग को ये आगरा से बड़ी खबर, कंटेनर की चपेट में 2 ऑटो आए और इससे 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। बड़ी खबर है आगरा से। सीएम
योगी आदित्यनाथ को जैसे इस खबर की जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत अधिकारियों को इस पूरे मामले की जांच करने के आदेश दे दिए हैं। कंटेनर की टक्कर हुई और इस भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। 2 ऑटो जो है वो चपेट में आ गए। आगरा से ये बड़ी खबर बताया जा रहा है। सीएम योगी ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है। अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ये मामले पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। चालक के नशे में होने की आशंका जताई जा रही है। खबर ऐसी सामने आ रही है कि कंटेनर चालक जो था वो नशे में धुत था और इस वजह से यह हादसा हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अमन वर्मा जुड़ चले हैं। अमन, आगरा से ये बड़ी खबर है, चालक नशे में धुत था और इस वजह से 2 ऑटो को टक्कर मार दी और 5 लोगों की मौत हो गई है इसमें। जी प्रिया जी, देखिए पूरे संज्ञान को अगर देखा जाए तो आगरा जलेसर रोड जो कि एक सिंगल रोड था, उस सिंगल रोड पे ये ट्रक अनियंत्रित होकर चल रहा था। साथ में ही जो 2 ऑटो थे जिनको इसने अपनी चपेट में लिया, उसमें दोनों में सवारी ओवरलोड भरी हुई थी, जिसमें एक में लगभग 7 लोग थे और एक में 4 लोग थे। तो उनमें जो पुष्टि सबसे ज्यादा जो इंजरी हुई है वो उस ऑटो को हुई है जो फ्रंट पे सबसे ज्यादा, इसमें 7 लोग बैठे थे। जिसे मौका वारदात से ही वहाँ 4 लोगों की तत्काल प्रभाव से ही मृत्यु हो गई थी और 3 लोगों की हालत बहुत ही नाजुक बता रहे हैं। अमन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है। ट्रक चालक जो है वो नशे की हालत में था, उस पर क्या कुछ कार्रवाई हो रही है? जी, अभी मौका वारदात से वहाँ पर एडिशनल सीपी साहब वहाँ पर मौजूद थे। पूरी पुलिस फोर्स अन्य थानों से वहाँ पर पहुंची हुई थी। लोगों ने ट्रक चालक को पकड़ लिया था, मारा भी था, लेकिन पुलिस ने उसको बड़ी मुश्किल से बचाया और अपनी तरफ लिया और उसको गाड़ी से वहां से रवाना कराया। क्योंकि अगर वह जनता के भरोसे होता तो जनता उसको मार सकती थी, परंतु ये पाया गया है प्रथम दृष्टि से कि वह नशे में था और वह उसकी हालत इस लेवल नहीं थी कि वो कुछ बात कर पाता। तो अमन, प्रत्यक्षदर्शियों से आपकी बातचीत हुई है, उन्होंने क्या कुछ बताया है? देखिए, प्रत्यक्षदर्शी की अगर बात करें तो एक आकाश नाम के एक व्यक्ति हैं जो वहां से कुछ ही दूरी पर थे। उनका कहना यह था कि जब ये ट्रक चल रहा था तो बहुत तेज रफ्तार से जा रहा था। उन्होंने उसको रफ्तार से चलते हुए देखा था, लेकिन उसी कुछ ही दूरी पर, उसकी फैक्ट्री की कुछ ही दूरी पर 20 से 30 मीटर की दूरी पर इसने उस ऑटो को अपनी चपेट में लिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अमन आपका। तो बड़ी खबर आगरा से। देखिए, चालक नशे में धुत होकर कंटेनर चला रहा था और इस दौरान बड़ा हादसा हो गया। 2 ऑटो को उसने टक्कर मार दी जिसमें 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। इस घटना की खबर जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लगती है, उन्होंने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस पर कार्रवाई की जाए। पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार स्थित प्रसिद्ध सिद्धबली मंदिर में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधिवत पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने भगवान सिद्धबली के चरणों में शीश नवाकर प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की उन्नति और जन कल्याण के लिए भगवान सिद्धबली की कृपा अत्यंत ही आवश्यक है। उन्होंने प्रार्थना की कि उत्तराखंड लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़े और यहाँ के नागरिक सुखी, स्वस्थ और सुरक्षित रहे। मंदिर परिसर में दर्शन के दौरान श्रद्धालुओं में उत्साह भी देखने को मिला। मुख्यमंत्री ने मंदिर की व्यवस्थाओं का भी अवलोकन किया, स्थानीय जनप्रतिनिधियों से संवाद किया। सीएम धामी का ये धार्मिक दौरा प्रदेश में सांस्कृतिक आस्था और परंपराओं के प्रति उनके जुड़ाव को दर्शाता है। और जयपुर के राजस्थान में इंटेलिजेंस ने पोखरण से झबरा राम नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और इस पर पाकिस्तानी आईएसआई के लिए जासूसी करने का आरोप है। आरोपी को आज एसीजीएम के कोर्ट में पेश किया गया। जांच में पता चला कि वो सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में था। उसके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस गिरफ्तारी से राज्य और राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता को बल मिला और आगे की जांच जारी है। महोबा जिला जेल से मानवता को छू लेने वाली तस्वीरें सामने आई है।
हत्या के आरोप में बंद एक महिला कैदी ने बेटी को जन्म दिया और इसके बाद जेल परिसर में खुशियों का माहौल बन गया। हमीरपुर की रहने वाली सीमा, जो अपने पति के साथ हत्या के मामले में मई 2025 से जेल में बंद है, गर्भवती अवस्था में जेल आई थी। प्रसव पीड़ा होने पर उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। जेलर पीके मिश्रा ने इस पल को खास बनाने का निर्णय लिया। एम्बुलेंस को फूलों और गुब्बारों से सजाया गया। जच्चा और बच्चा के जेल पहुंचने पर ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत हुआ। महिला और सुरक्षाकर्मी और बंदियों ने बच्ची को दुलार दिया। अब जेल प्रशासन जिला जज से अनुमति लेकर जेल परिसर में ही छठी और नामकरण समारोह तैयारी करने में जुटा हुआ है। एक महिला है सीमा नाम की, हमारे यहाँ 5 महीने से करीबन बंद है। प्रेग्नेंट थी जब आई थी, उनके बच्चे का जन्म हुआ है। खास बात यही है कि बिटिया का जन्म हुआ है। हम भी 2 बिटिया के पिता हैं, तो हमारे मन में भी बहुत खुशी हो गई। बहुत दिनों बाद बिटिया का हमारे सामने में जन्म हुआ है, तो हम लोग बहुत उत्साहित हो गए। महोबा की एक परंपरा देख रहे हैं कि जन्म के समय, बिटिया के जन्म के समय बहुत सेलिब्रेट करते हैं, तो हम लोगों ने कोशिश किया कि इसका जन्म जो है हम लोग सेलिब्रेट करें। और पूरा कारागार विभाग और कारागार के जितने हमारे बंदी भी हैं, बहुत एंजॉय किया हमारे सारे स्टाफ, और हम लोग बिटिया का बड़ा स्वागत अच्छे से किए। और ईश्वर करे वो बहुत सफल हो जीवन में, यही चाहते हैं हम लोग। एक महिला है सीमा नाम की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महरौली विधानसभा क्षेत्र में 135 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य दिल्ली वासियों को बेहतर सुविधाएं और मजबूत बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के माध्यम से सड़क, सीवर, पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाओं को और सुदृढ़ किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह भी भरोसा दिलाया कि दिल्ली वासियों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक अच्छा और जनहितैषी बजट पेश किया जाएगा और इसका सभी को बेसब्री से इंतजार है। उन्होंने कहा कि सरकार विकास के साथ साथ पारदर्शिता और जवाबदेही पर भी पूरा ध्यान दे रही है, ताकि योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंच सके। हिस्से के दिल्ली वासियों के अधिकार के काम है जो बहुत पहले हो जाने चाहिए थे। वर्षों से जिस इच्छा के साथ, जिस अभिलाषा के साथ में दिल्ली वासी इंतजार कर रहे थे कि उनके यहाँ पानी की लाइनें हो, उनके यहाँ नई सीवर की लाइनें हो, उनके यहाँ पे सड़कें ठीक ठाक बने, नाली नालों का पुनरुद्धार हो, परंतु कभी पिछली सरकार ने न उनके विधायकों ने अपने क्षेत्र की ओर ध्यान दिया। अब हर एक विधानसभा में हमारे 100 करोड़ से अधिक के काम हो रहे हैं। आज भी हमने 135 करोड़ के काम इस महरौली विधानसभा में उसका शुरुआत की है और अन्य काम भी पाइपलाइन में है जो टेंडर प्रक्रिया में अभी चल रहे हैं। ये सारे काम जब जमीन पे दिखाई देने लगेंगे तो क्षेत्र की जनता जिस सुविधा के लिए वर्षों से तरस रही थी वो उनको मिल पाएगी। हिस्से के धर्मनगरी हरिद्वार में एक बार फिर प्रशासन और भू माफियाओं के खिलाफ अनशन का मुद्दा गर्मा गया है। ब्रह्मचारी सुधानंद से जुड़े मामले को लेकर मात्र सदन ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, अनशन अविच्छिन्न रूप से जारी रहेगा। मात्र सदन का आरोप है कि 28 जनवरी को दी गई लिखित शिकायत पर अब तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया। संस्था ने हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के सचिव और तहसीलदार को पूरे घटनाक्रम की आपराधिक साजिश का जिम्मेदार बताया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई है। साथ ही ब्रह्मचारी सुधानंद समेत निर्दोष लोगों के नाम झूठी और दुर्भावनापूर्ण एफआईआर से हटाए जाने की मामले की जांच किसी भी स्वतंत्र एजेंसी से कराने की मांग की गई। भूमाफियाओं और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ हाई लेवल कमेटी गठित करने और एनजीटी नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की मांग उठाई गई। खैर, अब देखना होगा कि प्रशासन इन आरोपों पर क्या कदम उठाता है। और इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अर्चना ढिंगरा जुड़ चली है। अर्चना, अब बार बार लगातार उत्तराखंड में जो है भूमाफियाओं का कहर देखने को मिल रहा है। भूमाफिया किस तरह से अत्याचार कर रहे हैं, ये तस्वीर लगातार सामने आ रही है। अब अनशन जो है शुरू कर दिया गया है, स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग भी की जा रही है। अर्चना जी बिल्कुल प्रिया, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरह से भूमाफियाओं की लगातार शिकायत के बाद ये मामला सामने आया कि गोली चली वहां पर,
गोली चलने के बाद मात्र सदन के जो सदानंद जी है, हमेशा ये अविरल धरती पर, अविरल गंगा पर ये हमेशा अच्छे कार्य करते हुए आते रहते हैं, मामला जुड़ा होता है इनका। और वहीं पे महाराज जी का भी मामला हमेशा माँ गंगा को लेकर चलता रहता है। लेकिन जब ये बात आती है कि यहाँ पे खनन होता है तो भी मात्र सदन के लोग पहल करते हैं और उनको बचाने की कोशिश करते हैं, कई बार कार्रवाई भी करवाते हैं। लेकिन अब जो ये मामला सामने आ रहा है भू माफिया वाला, ये निंदनीय है जी प्रिया। लेकिन मात्र सदन की तरफ से मांग की गई है, क्या लगता है कि उनकी जो मांगे हैं, जितनी भी मांगों को उन्होंने सामने रखा है, वो सब पूरा हो पाएगा? देखिए भैया, मैं बताना चाहूंगी आपको कि जिस तरह से पहले भी खनन को लेके ये लोग अनशन वगैरह करते रहते थे, उसपे काफी कार्रवाई भी की गई। लेकिन अब ये मामला नया टूल पकड़ा हुआ है भू माफियाओं वाला। भू माफिया जो कि कई बार शिकायत की जा चुकी है इससे, लेकिन यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकती हैं कि यहाँ पे स्वामी जी को ही फंसाया जा रहा है उल्टा। तो इस मामले में शिकायत भी की गई, लेकिन कहना है कि अभी तक जो है कार्रवाई नहीं हुई है। रुड़की विकास प्राधिकरण के सचिव और तहसीलदार को इस पूरे घटनाक्रम का जिम्मेदार बताया जा रहा है। जी बिल्कुल प्रिया, इस पे जिम्मेदार ठहरा रहे स्वामी जी की, सुधानंद जी की, हरिद्वार रुड़की प्राधिकरण का और तहसीलदार का इसमें हाथ है। पूरा घटनाक्रम साजिश है, आरोपी बनाया जा रहा है। वही सुधानंद समेत निर्दोष लोगों के नाम भी उसमें दर्ज है। लेकिन अब देखने वाली बात है प्रिया कि क्या इन लोगों के नाम हटाए जाएंगे, क्योंकि इन्होंने एफआईआर पहले दर्ज कराई थी। इनकी एफआईआर अर्चना, ये तो आरोप लग रहे हैं ना, ये तो आरोप लग रहे हैं सचिव और तहसीलदार के खिलाफ। जो आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत है? या आपको बताना चाहूंगी कि पुख्ता सबूत के बारे में तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन जो वीडियो सामने आ रही है कि हमें तहसीलदार ने बुलाया था, तो इसको भी फोन के माध्यम से तो हम साबित नहीं कर सकते कि इसमें जो हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के सचिव और तहसीलदार को बनाया जा रहा है। अब जिनके नाम है, जिनके नाम पर झूठी केस बनाई जा रही है, उन सबका क्या कहना है? क्योंकि ब्रह्मचारी सुधानंद समेत निर्दोष लोगों के नाम जो है इसमें लगाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, जिन लोगों के नाम लगाए जा रहे हैं उन लोगों की पहले इन लोगों ने एफआईआर दर्ज करवाने गए थे, स्वामी सुधानंद जी, ब्रह्मचारी सुधानंद जी। लेकिन इन लोगों की एफआईआर दुर्भाग्यपूर्ण कहे कि इन लोगों की एफआईआर नहीं ली गई, लेकिन दूसरे पक्ष की एफआईआर तुरंत कर दी गई। जी प्रिया, तब इनका तो आरोप है कि अब जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होगी, इनका इस तरह से जो है वो धरना लगातार जारी रहेगा। तो क्या ये जो धरना हो रहा है इसका कुछ असर पड़ेगा अर्चना? जी बिल्कुल प्रिया, देखिए अनशन, एक अमरण अनशन करना एक स्वाभाविक सी बात है, किसी के जान के साथ खिलवाड़ करना। अब देखने वाली बात है कि प्रशासन इन गंभीर आरोपों की कार्रवाई करेगा या अनशन को तोड़वाएगा। जी प्रिया, तो क्या हाई लेवल तक ये बात अभी तक गई नहीं है? भू माफियाओं का लगातार जो है आतंक तो देखने को मिल रहा है। दबंग किस तरह से उत्तराखंड में जो है जमीन कब्जा कर रहे हैं, इसकी तस्वीर लगातार आ रही है अर्चना। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कार्रवाई नहीं हो रही है तो प्रशासन जिम्मेवार है, सरकार जिम्मेवार है इसकी। जी बिल्कुल भैया, मैं आपको बताना चाहूंगी कि देखा जाए तो ये अब तक ये मामला ऊपर तक जाना चाहिए था, लेकिन अभी ये हरिद्वार में ही घूम के प्रशासन और संतों के बीच में ही घूम रहा है। अब यही बात होती है कि देखने वाली बात है कि ये कब तक ये बड़ा अनशन चलता रहेगा, आंदोलन चलेगा या प्रशासन इस पर गंभीर कार्रवाई करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना आपका। तो देखिए, बड़ी खबर हरिद्वार से आ रही है। यहाँ पर भू माफियाओं का कहर जो है वो देखने को मिल रहा है और इसे लेकर अब अनशन शुरू हो गया है। हरिद्वार में अनशन जो है वो शुरू किया गया है, भू माफियाओं के खिलाफ किया गया है। ब्रह्मचारी जो सुधानंद है वो इस मामले को लेकर साफ कर चुके हैं कि जब तक जो आरोपी है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, इस तरह से आमरण अनशन जारी रहेगा। लेकिन देखना होगा कि इनके अनशन का कितना असर पड़ता है। सरकार क्या इनके अनशन को लेकर गंभीर होती है? क्या प्रशासन जो है इन पे जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसके लेकर कार्रवाई करती है, या फिर
इनका अनशन जो है ऐसे ही खत्म होता है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।